इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 6.5 की, और प्रश्नावली 6.5 में आज हम लोग उतने क्वेश्चंस को करेंगे जितने कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे क्योंकि पिछले कई साल से ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है ताकि हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। और हम दावा करते हैं, आपका रिस्पांस बताता है कि वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। और इससे पहले के क्वेश्चन यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको नीचे प्लेलिस्ट में जाना होगा और वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन पिछले ईयर के मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। उससे पहले आपको बताना चाहेंगे, हम हैं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। समचतुर्भुज क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, पहले इसे समझिए। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। साथ ही साथ वो जहां पर भी उसके विकर्ण प्रतिच्छेद करेंगे वहां पर वो 90 डिग्री के कोण बनाएंगे, अर्थात यहां पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। इतनी बात समझ में आई? तो क्या एक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से मेरी बात समझो। वर्ग क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर तो होती हैं। समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि ये अपने चारों कोण में यहां पर जो बनाता है वो समकोण होते हैं, अर्थात 90 डिग्री के होते हैं। पर इसमें ऐसा नहीं होता, ये 90 डिग्री का कोण नहीं होता और इसमें होता है। यही फर्क है दोनों में। बात समझ में आ गई? भुजाएं तो बराबर होती हैं पर कोण बराबर नहीं होते, ये बात समझ में आ गई। तो ये एक समचतुर्भुज है और इसमें ये चारों भुजाएं जो ग्रीन वाली हैं ये आपस में बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि आखिर हमें सिद्ध क्या करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। शॉर्ट में मैंने आपको समचतुर्भुज पहले बता दिया कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम धीरे धीरे बताते रहेंगे। फिर लिखा है, एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। यहां लगा दीजिए कॉमा और यहां तक पहले लिख लीजिए कि आखिर प्रूफ क्या करना है। लिखा है, समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, और इसकी भुजाएं हैं ए, बी, सी और डी, और बीच में जो ये बना है इसे हम लोग ले सकते हैं ओ, इसका नाम ओ ले लिया गया। ठीक है, भुजाओं के वर्गों का योग अर्थात ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा इंपॉर्टेंट है, प्लस सी डी स्क्वायर, और उसके बाद बचा हमारा डी ए स्क्वायर। ये एक तरफ हो गया। अब यहां पर आपने कॉमा लगाया था, मन में लगाया था। इसके बाद आगे देखिए, उसके विकर्णों के वर्गों के योग। अब इसके विकर्ण कौन है? इसका एक विकर्ण है ए सी, दूसरा विकर्ण है बी डी, और उनका वर्ग करना है। तो इसका मतलब ए सी का वर्ग करना है और बी डी का वर्ग करना है और बाद में उसका योग करना है, अर्थात जोड़ देना है। ये इतना लंबा हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत आसान है। चलिए शुरू करें, है ना। देखिए अब हम लोग इसको हल करेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि समचतुर्भुज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर कहाँ काटते हैं? समकोण पर काटते हैं। कहाँ काटते हैं? समकोण पर काटते हैं। अब ये क्या लिख दिया मैंने, इसे समझते हैं। समकोण पर काटते हैं अर्थात जहां पर भी एक दूसरे को काट रहे होंगे 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ 90 बनेगा तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी चारों जगह पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये समकोण पर काटते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ 90 बना तो ये एक समकोण जो है क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज जो ए बी ओ होगा वो कौन सा होगा? समकोण होगा। ए बी ओ में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ए बी ओ लिख सकते हैं या ए ओ बी लिख सकते हैं, कुछ भी कर दीजिए, ए ओ बी। अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहेंगे तो इस 90 के हिसाब से उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। इसका मतलब ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ए बी का होल स्क्वायर। अब ये ए बी का होल स्क्वायर तो हो गया, फिर बचा कौन? ए और ओ बचा, तो ए ओ का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? प्लस फिर कौन बचता है? बी ओ का होल स्क्वायर। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखी है। ये परस्पर समकोण पर
काटते भी हैं और साथ ही साथ जो इनकी ये वाली भुजा होती है वो ये इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होगी। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो AO है, जो AO है, अब वो कैसे मिलेगी, वो BC को, वो AC को आधा करने के बाद मिलेगी। इसका मतलब AC को अगर आप आधा कर दोगे तो हमें AO मिल जाएगा। तथा हम लोग एक बात और कह सकते हैं कि अगर BD को आधा कर दिया जाए तो भी हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान से सुनिए, अगर BD को आधा कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, BO मिल जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, यही तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें AC और BD ही तो लाना है। समझिए बात को। तो अभी इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए AB की जगह पर AB का होल स्क्वायर रहा, बहुत छोटा क्वेश्चन है। AO की जगह पर हमने AC/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। BO की जगह पर BD/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए AC का होल स्क्वायर तो आ गया, अपॉन में 4 हो गया क्योंकि 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद ये BD का होल स्क्वायर भी आ गया और 2 का स्क्वायर ही हो गया। ये हो गया हमारा AB का होल स्क्वायर। समझ में आई बात? अब इसका आप इधर ले लीजिए एलसीएम। जैसे ही आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये 4 आएगा, इधर हो जाएगा AC स्क्वायर और ये हो जाएगा इधर BD स्क्वायर और ये हो जाएगा AB स्क्वायर। अब ये जो 4 है यहाँ पर आ जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 4AB स्क्वायर। समझ में आई बात? और इधर हो जाएगा AC स्क्वायर और ये हो गया BD स्क्वायर। बताइए क्या यहाँ तक आपको ये समझ में आया? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो 4AB स्क्वायर है इसे क्या हम 4 बार लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर और इक्वल टू AC स्क्वायर। आज से पहले आपने इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, लिख सकते। अब एक बात बताइए, ये समचतुर्भुज है ना, तो इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी कि नहीं? जी हाँ, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अर्थात मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, AB जो होगा वो AB होगा जो BC के बराबर होगा, BC जो होगा वो CD के बराबर होगा और जो CD होगा वो DA के बराबर होगा कि नहीं? चारों भुजाएं ये बराबर होंगी। तो इस AB की जगह पर क्या हम BC लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो एक AB को मैंने पड़ा रहने दिया, इस दूसरी वाली की जगह पे मैंने BC स्क्वायर लिखा, तीसरी AB की जगह पे मैंने CD कर दिया, CD का होल स्क्वायर हो गया, चौथी की जगह पर हमने DA का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने AC का होल स्क्वायर कर दिया और फिर हमने BD का होल स्क्वायर कर दिया। प्रूफ हो गया। समझ में आई बात? इस तरीके से ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये जो हमने यहाँ पर बन किया है ये क्वेश्चन पूरी तरीके से प्रूफ हो गया है। कुछ था इसमें? कुछ भी तो नहीं था, सारा खेल तो इसी में था। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जब सारे समकोण त्रिभुज बने थे तो आपने केवल उसी को क्यों लिया? ये डाउट पहले दूर करें। तो मेरे लाल, आप किसी एक को भी लेकर प्रूफ कर सकते हो। अब मान लीजिए आप इसको लेते तो DA आता और बाद में जब हर जगह पे DA होता तो हम एक जगह पे DA की जगह पे AB, एक जगह पे BC, एक जगह पे CD कर देते, हो जाता क्वेश्चन प्रूफ। समझ में आई इतनी बात? तो इसका अभी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको स्क्रीन पर दिख ही गया होगा। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8? एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। लिखा है कि आकृति 6.54। तो इस आकृति का नाम है 6.54। इसमें क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC, तो एक त्रिभुज दिख रहा है आपको ABC, ये देखिए A, B और C। इसके अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। यहाँ पर देखिए बिंदु O स्थित है। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या लिखा है। फिर लिखा है कि OD जो है वो BC पर लंब है, अर्थात ये हमको दे दिया गया है कि OD जो है वो BC पर लंब है। ये OD BC पर गिरता है और 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बन गया है। फिर क्या कह रहे हैं? फिर कह रहे हैं कि OE AC पर लंब है। OE जो है वो AC पर लंब है। देखिए OE हो गया और AC पे लंब हो गया। ठीक इसी प्रकार OF जो है वो AB पे लंब है। ये दे दिया है इन्होंने। फिर कह रहे हैं कि सिद्ध करके दिखाइए। देखिए क्वेश्चन को समझना पहले जरूरी होता है, लिखना ही जरूरी नहीं है मेरे लाल।
आई बात समझ में। अभी देखो इस क्वेश्चन को लिखा मैंने कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि OA का होल स्क्वायर प्लस, अब OA को ध्यान से देखिएगा, ये हो गया O और A कहाँ है? ऊपर है, तो इसका मतलब ज्वाइन करना पड़ेगा, बिना ज्वाइन किए काम नहीं होगा, जोड़ना पड़ेगा, बाद में देखा जाएगा। OA का होल स्क्वायर प्लस OB का होल स्क्वायर प्लस OC का होल स्क्वायर, ऐसे बताएंगे इस क्वेश्चन को कि बड़े आराम से आप कर लोगे। फिर OD का होल स्क्वायर, उसके बाद देखिए माइनस OE का होल स्क्वायर, ये सब प्रूफ करना है। फिर कह रहे हैं कि माइनस OF का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या लाना है? AF का होल स्क्वायर। AF कहाँ है देख लेंगे बाद में। फिर उसके बाद BD का होल स्क्वायर, BD कहाँ है बाद में देख लिया जाएगा, और प्लस CE का होल स्क्वायर। इसका मतलब पहले OA देखेंगे कहाँ है, ये है OA, तो इसका मतलब हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, इसे मिलाना पड़ेगा, मिला दिया। फिर देखिए OB कहाँ है, इसे भी मिलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है, OC कहाँ है, इसे भी क्या करना पड़ेगा, मिलाना ही पड़ेगा। बिना मिलाए काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब ये सिद्ध करना हो गया, अब इसको हमें हल करना है। रचना में आप चाहो तो लिख सकते हो कि OA को मिलाया, OB को मिलाया, OC को मिलाया, अन्यथा इसकी ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से क्वेश्चन को करो आप, ठीक है। लिखना चाहो आप यहाँ लिख सकते हो रचना की OA को मिलाया, OB को मिलाया, OC को मिलाया, ऐसा आप लिख सकते हो, पर कोई ज़रूरत फिलहाल नहीं है। अभी देखिए OA, OB और OC अगर हम ध्यान से देखें तो अगर इस वाले त्रिभुज को देखें ध्यान से, AO और E को, तो इसमें OA आएगा जो कि इस त्रिभुज के लिए किसका काम करेगा, वो काम करेगा कर्ण का। ठीक उसी प्रकार क्या AO और F में अगर चलेंगे तब भी तो ये कर्ण का ही काम करेगा या नहीं करेगा। तो उसके बाद देखिए OB का होल स्क्वायर, OB कहाँ है, ये इस वाले त्रिभुज के लिए भी कर्ण का काम करेगा और इसके लिए भी कर्ण का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए OC का होल स्क्वायर, ये भी क्या होगा, कर्ण का काम करेगा और इसके लिए भी कर्ण का काम करेगा। तो इसको करने से पहले तो क्या लिखा है कि OA, OB, OC। अब OA देखेंगे कहां पर है, ये OA है, ये OB है और ये OC है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लोग इस वाले में चलते हैं तो फिर हमें AF भी मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर AF लिखा हुआ है। जबकि अगर आप इस वाले त्रिभुज में चल रहे होते हैं तो इसका मतलब AE आता, और AE हमें यहां पर कहीं पर भी नहीं लाना है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि इस वाले त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने का कोई भी औचित्य नजर नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इस वाले त्रिभुज में लिखेंगे समकोण त्रिभुज। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो। समकोण त्रिभुज AO और F में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और यहां पर देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहां पर, ठीक है, यहां 90 का है, तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि जो AO होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा हाइपोटेनस मतलब कर्ण होगा, ठीक है। और यहां पर देखिए OA लिखा था तो मैंने OA लिख दिया, AO की जगह पर OA लिख दिया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद ये OF हो जाएगा, तो ये हो जाएगा OF का होल स्क्वायर। इस वाले त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। ये ब्लैक वाला कर्ण है, ये वाला आपका आधार हो गया और ये वाला आपका लंब, तो इसे हम लोग AF का होल स्क्वायर लिख लिए। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग नीचे वाले त्रिभुज को देखें, समकोण त्रिभुज, अगर इसको देखें तो इस हिसाब से जो हमारा ये BO होगा वो कर्ण तो होगा, इसके लिए भी कर्ण होगा, लेकिन हमें लाना क्या है, हमें BD लाना है। इसलिए इस वाले त्रिभुज में चलने से ही हमारा फायदा हो पाएगा, इस वाले त्रिभुज में ही हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी, क्योंकि हमें BD लाना है। अगर हमें BF लाना होता तो फिर हम लोग इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते। समझ में आई बात। तो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो लिखेंगे BO का होल स्क्वायर, तो नाम क्या है इसका, BOD। यहाँ पर लिखेंगे BOD में क्या लिखेंगे, BO का होल स्क्वायर, तो हम इसको OB लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर OB लिखा है, OB का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिए ये OB के बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे BD, तो आप BD लिख सकते हो या पहले OD कर दीजिए, OD का होल स्क्वायर, और उसके बाद ये BD का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई होगी। इक्वेशन नंबर हो गई 2।
ठीक इसी प्रकार हमें CE लाना है और CE हमारी इस वाले में है, तो इसका मतलब ये जो हमने ब्लू कलर से डॉट कर दिए हैं इन्हीं में मैंने 3 बार पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया। तो इसमें लिखेंगे COE, सिर्फ रटना नहीं है समझना है अच्छे से। तो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ 90 है तो कण कौन होगा, ये वाला होगा। देखिए ये 90 है तो ये 90 होगा ही, तो हम लोग लिखेंगे OC का होल स्क्वायर। फिर देखिए OE का होल स्क्वायर, मैंने यहाँ पर OE लिखा। फिर उसके बाद ये मेरा कौन आएगा, CE का होल स्क्वायर, CE का होल स्क्वायर और इक्वेशन नंबर 3। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? आ गई होगी। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, OA, OB और OC ये तीनों आपस में जुड़ रहे हैं, अर्थात अगर हम इन 3 इक्वेशन को आपस में जोड़ दें तो फिर मेरा ये वाला क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 + 2 व किससे +3 से, इन तीनों को आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ने से क्या होगा, OA, OB, OC कैसे जुड़ते हैं, बाएं वाले बाएं तरफ, दाएं वाले दाएं तरफ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे OA का होल स्क्वायर, OB का होल स्क्वायर और प्लस OC का होल स्क्वायर, जुड़ गए। अब इन्हें कैसे जोड़ेंगे, OF, OD और OE, चाहे ऐसे जोड़ लीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, OF का होल स्क्वायर, OF का होल स्क्वायर प्लस AF का होल स्क्वायर और प्लस OD का होल स्क्वायर और प्लस BD का होल स्क्वायर और इधर क्या है OE का होल स्क्वायर और प्लस CE का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब अगर हम ध्यान से ऊपर वाले क्वेश्चन को देखें, उसे ध्यान से देखना जरूर होगा कि जो हमारा AF, BD और CE है, मतलब ये और ये, इनको छोड़कर बाकी सारे पार्ट्स इधर लिखे हैं, तो आपको इधर ले आइए। तो मैंने लिखा OA का होल स्क्वायर, क्यों भाई यही लिखेंगे ना, फिर OC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OF को इधर ले आइए, इस OF को इधर लाइए, तो पहले OD को लाइए। OD कहाँ है, ये है, OD का होल स्क्वायर निगेटिव हो जाएगा, इधर आएगा। फिर OE लिखा है तो पहले फिर OE को लाइए, पहले इसको लाइए, फिर इसको लाइए, फिर इसे लाइए। तो पहले हम अब OE को लाएंगे, फिर OF को लाएंगे और उधर बचेगा AF का होल स्क्वायर, फिर क्या बचेगा BD का होल स्क्वायर और प्लस CE का होल स्क्वायर। अब बताइए क्या इसको आपको प्रूफ करने में कोई समस्या हुई? कोई समस्या भी तो नहीं हुई। बस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि कहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और क्यों लगानी है। बस अगर आपने इतना ध्यान में रख लिया तो क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। इनकी आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस करोगे तो रटने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपको समझने की ज़रूरत है और समझाना मेरा काम है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट तो आपने कर लिया है। अब जल्दी से इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं और सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छा है। और सेकंड पार्ट को करते वक्त हम इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि उसमें फर्स्ट वाला पार्ट बिल्कुल भी जुड़ ना पाए, ताकि अगर क्वेश्चन में केवल सेकंड पार्ट आता है तो केवल हम सेकंड पार्ट को अलग से कर सकें। इसलिए हम इस क्वेश्चन को करते वक्त फर्स्ट वाले क्वेश्चन को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करेंगे, इसमें नहीं जोड़ेंगे। ठीक है। इसके सेकंड पार्ट में आखिर हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है AF का होल स्क्वायर। आपने देख ही लिया होगा क्वेश्चन। AF का होल स्क्वायर, BD का होल स्क्वायर प्लस CE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है? AE का होल स्क्वायर प्लस फिर लिखना है CD का होल स्क्वायर और उसके बाद BF का होल स्क्वायर। ये AF है कहाँ? ये AF ये है। फिर उसके बाद BD कहाँ है? ये BD मेरा ये है, मतलब ये इसमें और इसमें आया। फिर CE कहाँ है? इसमें आया। फिर उसके बाद AE का स्क्वायर, CD का स्क्वायर और BF का स्क्वायर ये इसमें, इसमें और इसमें आता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें इन 6 त्रिभुजों में पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करना होगा। लेकिन उसे हम कैसे करेंगे, शॉर्ट में कैसे करेंगे, उसे समझेंगे। देखिए, अगर हम लोग इस दोनों त्रिभुजों में, जो आपको यहाँ पर ये नीचे वाला और ये वाला दिख रहा है, इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या होगा? शॉर्ट में लिखेंगे BOD और COD में पाइथागोरस से हम लोग लिखेंगे त्रिभुज BOD व त्रिभुज COD में किससे? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं।
तो इसमें BO का होल स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे BO का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर देखिए OD का होल स्क्वायर, OD का होल स्क्वायर, और उसके बाद प्लस BD का होल स्क्वायर। तो ये हमारा इतना काम हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये इतना हो गया, इसे इक्वेशन नंबर क्या कर दिया जाए, 1 लेट कर लिया जाए। फिर अब इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो फिर लिखेंगे OC का स्क्वायर। तो हमने लिखा OC का स्क्वायर लिख दीजिए, तो OC लिख दिया जाए, तो यहाँ पर OB कर दीजिए। ये OC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, OD का होल स्क्वायर, और उसके बाद फिर लिखेंगे DC का होल स्क्वायर, DC का होल स्क्वायर या CD आप कह सकते हो, कुछ भी आप कहना चाहो। ये बात उम्मीद है इतनी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से अगर हम देखें, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम माइनस कर दें तो ये OD गायब हो जाएगा, और OD हमें ऊपर क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लाना है। हमें इस क्वेश्चन में OB और OC भी नहीं लाना है, लेकिन वो भी आगे चलकर अभी गायब हो जाएंगे। पहले तो OD को गायब कर दीजिए। इसलिए जानबूझकर इन दोनों त्रिभुजों में हमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि ये OD गायब हो जाए। देखिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 -2 से इन दोनों को घटा दीजिए। घटाने से क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। घटाने से सबसे पहले तो ये होगा कि यहाँ पर हो जाएगा OB स्क्वायर और माइनस का OC स्क्वायर, ठीक है, माइनस का OC स्क्वायर। जब आप घटा रहे होंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। कहो आप तो हम आपको लिख कर दिखा देते हैं। पहले लिख कर दिखा देंगे, फिर उसके बाद हम इसे मिटाकर शॉर्ट में लिख देंगे। जब घटाएंगे तो ब्रैकेट में इसे लिखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर OD स्क्वायर और माइनस का DC स्क्वायर, ऐसे करना पड़ेगा। तो ये प्लस का रहेगा। जैसे ही ब्रैकेट को आप ओपन करोगे, तो जैसे मान लीजिए अब आपने ब्रैकेट हटा दिया, जैसे ही ब्रैकेट हटाओगे ब्रैकेट खुलेगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। वो माइनस का चिन्ह इसे और इसे तो ख़त्म कर देगा, बचेगा BD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से बचेगा मेरे पास, ये दोनों तो ख़त्म हो गए, BD और माइनस DC बचेगा। क्या बचेगा, BD स्क्वायर माइनस DC का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हम लोग 3 लेट कर लेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई। ठीक इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में भी हम लोग करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पुनः, देखिए ध्यान से, त्रिभुज कौन से, COE। बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी देखना कितना मजा आएगा इसको करने में। COE और AOE, क्या, त्रिभुज AOE में, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। इसमें भी पाइथागोरस लगाएंगे, और इस केस में OC का होल स्क्वायर लिखा जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है इस वाले में और इस वाले में चल रहे हैं। बाद में हम लोग इन दोनों में चलेंगे, तो पहले वो डॉट वाले में चल लिया जाए, है ना। तो हम लोग लिखेंगे OC का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए ध्यान से, इज इक्वल टू लिखेंगे, OC हो गया। अब CE और OE इन दोनों को लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे OE का होल स्क्वायर प्लस CE का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 हो चुकी थी, ये हो गई 4। ठीक, फिर इसी प्रकार जब इसमें हम लोग पाइथागोरस का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो OA लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे OA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये लिखेंगे OE का होल स्क्वायर और प्लस फिर लिखेंगे AO का होल स्क्वायर। तो हो चुका है, अब लिखेंगे AE का होल स्क्वायर, AE का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो गई ये 5। अब देखिए हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 4 में से 5 को घटा दीजिए, 4 - 5 से। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि OE और OA बचेगा, OE का होल स्क्वायर माइनस OA का होल स्क्वायर, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, बचेगा CE का होल स्क्वायर और माइनस AE का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो गई, ये हमारी 5 थी और ये हो गई 6। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये माइनस कैसे आया, जैसे ऊपर था वैसे ही हुआ है। तो इतनी बात तो क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक इसी प्रकार अब इन दोनों क्रॉस वाले में चलते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण कौन से, ध्यान से सुनिए, लिखेंगे त्रिभुज AOF। अब हम थोड़ा सा शॉर्ट में, स्पीड में थोड़ा सा काम कर देते हैं, ये हो जाएगा BOF में। जब हम लोग उसमें पाइथागोरस लगा रहे होंगे AOF में, तो ये 90 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा, तो ये वाली AO जो होगी वो कैसी होगी, वो AO जो होगी वो हमारी कर्ण होगी। फिर उसके बाद OF होगा, OF का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस उसके बाद AF का होल स्क्वायर। ये हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुकी थी, ये 7 हो जाएगी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक इसी प्रकार जब इसमें हम लोग करेंगे
तो ओ बी का होल स्क्वायर इजकल टू क्या लिखेंगे, ओ एफ का होल स्क्वायर और माइनस प्लस रहेगा बी एफ का होल स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, एक दो बार लगाओगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कर दिया जाए, क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। बहुत आसान है, समीकरण नंबर 7 में से 8 को माइनस कर दो, 7 माइनस 8 से। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए ओ ए का होल स्क्वायर माइनस ओ बी का होल स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, ओ ए का होल स्क्वायर माइनस ओ बी का होल स्क्वायर। ओके, ओ एफ खत्म, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। फिर ए एफ और बी एफ बचेगा। क्या बचेगा, ए एफ का होल स्क्वायर माइनस बी एफ का होल स्क्वायर। और ये हो गई इक्वेशन नंबर 9। ओके, कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर हो गई 9। अब करना आपको कुछ नहीं है, अगर हमें ध्यान से रेड वाली इक्वेशंस को देखें तो अगर इस ओ बी को देखें तो यहाँ पर भी ओ बी है, ओ बी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ओ सी निगेटिव है। यहाँ देखिए ओ सी हमारा कहीं ना कहीं होगा ज़रूर, यहाँ पर ओ सी नहीं है कहीं पर, देखिए ध्यान से ओ बी ओ सी, उसके बाद ये ओ ई आ गया, तो आई थिंक इसमें सी ओ ई देखिए हैं, सी ओ ई में ओ सी मेरा था तो यहाँ पर ओ सी हो गया, 2 बार हो गया। ठीक, तो ये ओ सी होना चाहिए था, तो ओ सी यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये भी ख़त्म हो जाएगा। फिर ओ ए निगेटिव और यहाँ पर ओ ए पॉजिटिव, सब खत्म हो जाएगा। अगर हम इन रेड वाली इक्वेशंस को आपस में जोड़ दें, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इन रेड वाली इक्वेशंस को आपस में जोड़ना है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, समीकरण 3 + 6 + 9 से। ठीक, अगर मैंने इनको आपस में जोड़ दिया तो क्या होगा, देखिए बहुत डीप में जाके अच्छे से बताया है। तो अगर इनको हम जोड़ेंगे तो ओ बी ओ सी एक तरफ रहेगा, तो हमने यहाँ लिखा ओ बी का होल स्क्वायर। अगर हम शॉर्ट में लिख दें कोई प्रॉब्लम, ये ओ बी से ओ बी खत्म, ओ ए से ओ ए खत्म, सब कुछ खत्म, इधर बचेगा पूरा 0। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में 0, इधर क्या होगा, बी डी स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर होगा माइनस डी सी स्क्वायर होगा, ये 0 लिखा है। फिर सी ई स्क्वायर प्लस का सी ई स्क्वायर होगा, फिर ए ई स्क्वायर माइनस का ए ई स्क्वायर होगा, और प्लस का ए एफ स्क्वायर और माइनस का बी एफ स्क्वायर, ये होगा। समझ में आई बात। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए एफ बी डी सी ई, ए एफ कहाँ है, ए एफ ये देखिए ए एफ, फिर उसके बाद मतलब जितने पॉजिटिव वाले हैं वो एक तरफ होने चाहिए, जितने निगेटिव वाले हैं वो एक तरफ होने चाहिए। तो जितने भी निगेटिव वाले हैं सबको इधर ले आओ। तो पहले ए ई को देखो, कहीं पर ए ई होगा, ये देखिए निगेटिव बैठा है, तो इसको इधर ले आइए, ए ई का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद सी डी देखिए, उधर निगेटिव होगा तो ये डी सी लिखा है, तो इसको कोई बात नहीं, सी डी लिखिए चाहे डी सी लिखिए, ये भी पॉजिटिव आ गया। बी एफ देखिए, ये उधर निगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बी एफ का होल स्क्वायर। उधर बचेगा क्या, उधर बचेगा ए एफ, देखिए ए एफ होगा पॉजिटिव, ए एफ लिखा। फिर उसके बाद बी डी बचेगा, देखिए यहाँ पर बी डी होगा कहीं पर भी, ये देखिए बी डी है पॉजिटिव। फिर उसके बाद देखिए सी ई होगा कहीं पॉजिटिव, ये हो गया सी ई, ये सी का होल स्क्वायर। बस यही तो हमें प्रूफ करना था कि ये वाला पार्ट इसके बराबर है, मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर है, यही प्रूफ करना था। आई बात समझ में। बस थोड़ा सा जो इतने बहुत सारी इक्वेशन बन गई हैं, इनको बनाने की फ़िलहाल आपको ज़रूरत भी नहीं थी। आप क्या कर सकते थे, इनको ना करते आप डायरेक्ट लिख देते यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से। पर मेरा फ़र्ज़ क्या है, आपको हर चीज़ को आराम से बताना, क्योंकि आप पूछ तो सकते नहीं हो, और एक बार वीडियो अगर कंप्लीटली जो है डाल दी गई है तो उसमें चेंज भी तो नहीं हो सकता है। तो इस वजह से मेरा काम है आपको अच्छे से सब कुछ बताना। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम, बाद में दोनों को घटा दिया, फिर इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम, दोनों को घटा दिया, इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम, दोनों को घटा दिया। इनको घटाने के बाद जो 3 इक्वेशन मिली उनको आपस में जोड़ दिया, खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ में आई बात। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। तो 8 नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है ना। अब आराम से क्वेश्चन नंबर 9 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 और ये सब 10 वगैरह ये सब बहुत छोटे छोटे हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए क्या लिखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। लिखा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। मतलब कोई एक मान लीजिए यहाँ पर खिड़की है
और ये जो भूमि से कितना मीटर ऊंची है, 8 मीटर ऊंची है। और ये यहाँ पर कोई सीढ़ी है, तो सीढ़ी तो ऐसे ही लगती है, सबको ये बात पता होगी कि सीढ़ी जो है वो 10 मीटर लंबी है। कितने मीटर लंबी है? 10 मीटर लंबी है। यहाँ पर ये खिड़की है, खिड़की का मतलब समझते हैं ना, विंडो है ना। और ये क्या हो गया, ये आपकी सीढ़ी हो गई, यहाँ पे सीढ़ी हो गई, ठीक। ये ठीक, मेरे सामने वाली खिड़की में, ऐसा गाना गंदा बात है ना, ऐसे नहीं गाते, ठीक। अब ये खिड़की हो गया। फिर उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि खिड़की तक पहुंचती है कौन, ये सीढ़ी पहुंचती है, गड़बड़ है। फिर देखो क्या करें, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो। अब दीवार का आधार कहाँ है, दीवार का आधार तो यहाँ है। सीढ़ी का निचला सिरा कौन सा है, सीढ़ी का निचला सिरा ये है। कह रहे इसकी दूरी ज्ञात करो, इसका मतलब इसकी ये वाली दूरी ज्ञात करो, ये पूछा है। अब बताओ, सीढ़ी की जो दीवार है कोई टेढ़ी तो बनवाएगा नहीं, ये 90 डिग्री पे खड़ी होगी, बस इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हो गया। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया सी। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, बहुत आसान क्वेश्चन है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय को हम लोग थ्योरम कहते हैं, ठीक। पाइथागोरस, तो इसमें कर्ण कौन है, ए बी का होल स्क्वायर, तो आप कर्ण लिख सकते हो इसकी जगह पे। आधार कौन है, बी सी का होल स्क्वायर, और उसके बाद ये हमारा कौन हो गया, ये लंब हो गया, तो ए सी का होल स्क्वायर, ठीक। ए बी की जो वैल्यू है वो है 10 का होल स्क्वायर। बी सी की जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता, तो उसे हमने बी सी को बी सी ही रहने दिया। ए सी की जगह पर 8 का होल स्क्वायर। तो अब आप मुझे बताइए 10 का होल स्क्वायर कितना, 100, 8 का 64, और उधर है प्लस में, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और इधर हो जाएगा बी सी का होल स्क्वायर। तो बी सी का होल स्क्वायर, इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना बचेगा, 36। तो बी सी बराबर कितना बचेगा, √36, और √36 का जो मान होता है वो कितना होता है, 6 होता है। अब ये हो गया 6 मीटर। अब अच्छे से आप यहाँ पर लिख दो कि अतः सीढ़ी के निचले सिरे और दीवार के बीच की दूरी कितने मीटर है, 6 मीटर है। बताइए, कुछ था कठिन इसमें, कितना तो आसान है, समझ गए बात को। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर किसकी, 10 की। कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, क्या लिखा है, पढ़िए एक बार। लिखा है 18 मीटर ऊंचे, एक कोई 18 मीटर ऊंचा क्या है, एक खंभा है। ऊर्ध्वाधर खंभे से ऊपरी सिरे, मतलब 18 मीटर कोई एक खंभा है। तो मान लीजिए कि 18 मीटर कोई एक खंभा है, इसका कोई ऊपरी सिरा है, ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है, ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जो है जुड़ा हुआ है, तथा दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। मतलब एक तार है, तो ये अभी हमने निचला हिस्सा बनाया है, तो आप चाहो अभी ना बनाओ, नहीं कैसे बना दिया सर आपने, है ना। ये कोई एक तार हो गया, ये तार हो गया, और ये क्या है, एक कोई खंभा हो गया। क्या हो गया, खंभा। खंभा मतलब समझते हैं ना, खंभा, सही लिखा है, खंभा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद आगे देखिए ध्यान से, ये तार हो गया, जिस तार की जो लंबाई है वो इन्होंने नहीं दी है। फिर कहा है कि खंभे दी है, लास्ट में दी है, खंभे के आधार से खूंटी को कितना दूरी पर गाड़ा जाए। इसका मतलब ये हो गया खंभे का आधार, और ये हो गया खूंटी, ये हमारी खूंटी हो गई मान लो, ठीक। कह रहे हैं कि कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि वो तना रहे, मतलब ये बिल्कुल तना रहे, टाइट रहे एकदम। और जबकि तार की जो लंबाई है वो कितनी है, 24 मीटर है। हमने आपको क्वेश्चन समझाया है, अगर हम करना चाहते हो तो ये मन में ही खत्म हो जाता, ठीक है। तो ये खूंटी हो गई, हमसे जो पूछी है ये वाली दूरी पूछी है, ये वाली, तो हमने इसको लिखा ए, इसको लिखा बी, और इसको लिखा सी। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, एक ही त्रिभुज में मतलब। तो हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ 90 का है, तो लिखेंगे ए बी का होल स्क्वायर, जैसे मैंने अभी इससे पहले लिखा था ठीक वैसे ही आप कर सकते हो।
AC का होल स्क्वायर और प्लस BC का होल स्क्वायर। AB का होल स्क्वायर मतलब 24 का होल स्क्वायर और AC की जगह पर 18 का होल स्क्वायर और BC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें 24 का होल स्क्वायर करना है, तो जो कि होता है 576। उसके बाद 18 का होल स्क्वायर 324 और BC की जगह पे हम BC का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, अब देखिए 576 और 324 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा और ये बचेगा BC का होल स्क्वायर। अब हमें 576 में से 324 को माइनस करना है, तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 5 होगा और उसके बाद देखिए 5 में से 3 चले गए 2, तो 252 हो गया। इसका मतलब BC का होल स्क्वायर बराबर बचेगा 252। ठीक, अब BC बराबर हो जाएगा, उधर लग जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएंगे 252, है ना। अब इन 252 को आपको करना है इनके फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। तो अब देखिए क्या करेंगे, इन 252 को यहाँ लिखेंगे और इनके फैक्टर करेंगे। तो 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छाक 12। फिर 2 से करेंगे 2 छाक 12 और 2 तियाँ 6। फिर उसके बाद 3 से होगा 3 दूना 6 और उसके बाद 3 एकम 3। ठीक, फिर उसके बाद फिर 3 से और ये 7, तो 7 से होगा। इसका मतलब क्या आ गया, BC बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे में 7, ये इतना हो गया। अब इसका जोड़ा बन गया, इसका भी बन गया, तो मतलब 2 भी बाहर 3 भी बाहर और 7 अंदर रह जाएगा, तो ये हो गया 6√7 मीटर। इसका मतलब खंभे को इतनी दूरी पर हमें गाड़ना होगा जिससे कि ये तार पूरी तरीके से तना रहे। तो आपको यहाँ लिख देना है कि अतः खंभे को 6√7 मीटर दूर गाड़ना होगा ताकि ये तना रहे। समझ गए बात को। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 बस आपको स्क्रीन पर शो हो गया होगा, है ना। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। जल्दी जल्दी से हम लोगों को सब कुछ कंप्लीट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन पढ़ाना मेरा फ़र्ज है। 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे एक हवाई जहाज़, अच्छे से पहले इसको समझेंगे। कह रहे कि एक हवाई जहाज़ एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। ठीक है, एक कोई हवाई जहाज़ है, वो हवाई अड्डे से उड़ता है। किधर उड़ता है? उत्तर की ओर उड़ता है। तो मान लीजिए पहले हम इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो आपको ये बात पता है कि ये होती है दिशाओं का ऐसे ज्ञान आपको होना चाहिए पहली बात तो मान लीजिए कि इधर ये पूर्व है, यहाँ पर ये पश्चिम है, तो इधर ये उत्तर होगा और उधर ये दक्षिण होगा। ठीक, ये आपको इतनी बात तो पता होगा कि पूरा पश्चिम उत्तर और दक्षिण। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि एक कोई हवाई जहाज़ है और इस हवाई अड्डे पे खड़ा है। ये उड़कर जाता है किस तरफ? उत्तर की ओर उड़कर जाता है। इसका मतलब ये ऊपर की ओर जाता है। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि हवाई जहाज़ तो कैसे, वो तो ऊपर ही की ओर जाएगा। तो आप इसको अगर डायरेक्शन को थोड़ा सा ऐसे बना दें और मान लीजिए हवाई अड्डा यहाँ पर है, तो ये एक इधर उड़कर जाता है और एक इधर उड़कर जाता है। इतनी बात तो समझ ही गए होंगे आप। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मान लो उत्तर और ये हो गया आपका पूर्व। ऐसे बना लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो ये उत्तर की ओर जाता है, इसका मतलब ये उत्तर की ओर जाता है जहाज। फिर कह रहा है कितनी चाल से जाता है? 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। फिर लिखा है कि इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर जाता है। इसका मतलब ये इस तरफ जाता है, तो ये हो गया ये पश्चिम की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पश्चिम की तरफ। तो ये पहुँच गया पश्चिम की तरफ। ठीक, ये कितनी चाल से जा रहा है? ये जो हवाई जहाज़ है वो 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रहा है। फिर आगे लिखा है कि 1.5 घंटे बाद, 1/2 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। इसका मतलब हमसे पूछा गया है कि मान लीजिए जहाज़ यहाँ पहुँच गया और यहाँ पहुँच गया, तो इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी, ये पूछा गया है। ये दूरी हमसे पूछी गई है। समझ में आई बात? तो पहले देखो ऐसे करूँ, हम लोग लिखेंगे इसका हल। ठीक, हमें पहले हवाई जहाज़ की चाल दी है और उसकी चाल को देखिए यहाँ लिख लेते हैं। पहले हवाई जहाज़ की चाल, हवाई जहाज़ की चाल, जहाज़ की चाल कितनी दे रखी है? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर लिखेंगे दूसरे, तो यहाँ दूसरे हवाई जहाज़ की चाल वो कितनी दी है? 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे
पूछा गया है 1.5 घंटे बाद वो कितनी दूरी पर पहुंचेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 1 सही 1/2 घंटे बाद पहले हवाई जहाज द्वारा चली गई दूरी। और एक आप फॉर्मूला जानते हैं, दूरी बराबर, अगर किसी की दूरी निकालनी है तो चाल को समय से गुणा करना होता है। तो हमने यहाँ लिखा चाल गुणे समय। अब बताइए चाल कितनी है। चाल तो इस पहले वाले की 1000 है और समय कितना है 1 सही 1/2। ध्यान से सुनिए, 1 सही 1/2, तो 2 1 2 और 1 3, इसका मतलब 3/2 घंटे। तो 3/2 हो गया। इसका ये मतलब हुआ, पहले देख लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर भी घंटा, इसका मतलब जो आएगा वो घंटे में आएगा। तो इसका ये किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ घंटा जो आएगा, कहने का ये मतलब है, समझाया जाए, चाल का जो मात्रक होता है वो होता है किलोमीटर प्रति घंटा और इसका घंटा, तो इसे ख़त्म हो जाएगा, किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात। तो 1000 हो गया, 1000 इसको इससे काट देंगे, ये 500 होगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास 5 दिया, 1500 किलोमीटर दूरी ये तय करेगा। अर्थात जो जहाज़ उत्तर की ओर जा रहा था पहले, वो 1500 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा। ये बात समझ में आ गई। ठीक इसी प्रकार इसका निकाल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि 1 सही 1/2 घंटे बाद दूसरे जहाज द्वारा तय की गई दूरी। इसमें भी वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, चाल गुणे समय वाला। तो लिखेंगे चाल गुणे समय। चाल कितनी है 1200, समय कितना है 3/2, काट दिया 600, ये हो गए 1800 किलोमीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 1800। समझ में आई बात। अब आप जानते हैं कि ये जो डायरेक्शंस होती हैं वह 90 डिग्री के कोण पर होती हैं। तो यहाँ 90 का हो गया, तो ये इस हिसाब से कर्ण हो गया। तो हम लोग यहाँ से दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, बीच की क्या निकालेंगे दूरी। तो वो दूरी कौन होगी, कर्ण होगी, ये कर्ण निकालेंगे। हाई बात समझ में। तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए ध्यान से, बहुत आसान है, हम इसलिए बता रहे हैं ताकि हम बताएंगे तो आप आराम से कर पाओगे। आधार आपका 1800 है, 1800 का होल स्क्वायर, लंब आपका 1500 है, तो 1500 का होल स्क्वायर। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। 1800 लिखा है और इधर लिखा हुआ है कर्ण का होल स्क्वायर। ठीक, 1800 मतलब 18 का जो स्क्वायर होता है वो 3 2 4 और 00 और उसके बाद ये 4 0 हो जाएंगे। इसी प्रकार 15 का जो होता है वो 225 और इसमें भी 4 0 आपके हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई। और बहुत सारी आसान ट्रिक हैं जिसकी वजह से हम डायरेक्ट बता देंगे इसका आंसर क्या है, पर वो आपको अभी जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये इधर हमारा कर्ण बचेगा, स्क्वायर है तो उधर अंडर रूट लगा दीजिए। क्यों लगाया बताते हैं। और अंडर रूट लगाने के बाद कॉमन ले लीजिए, 1 2 3 4 0 तो कॉमन हो गए। ठीक, 4 0 कॉमन हो गए, अंदर बचेगा 324 प्लस 225। अब ये 4 0 जो कॉमन थे वो गुणे में है, इसका मतलब ये बाहर आ जाएगा तो 100 हो जाएगा। अंदर बचेगा 324 प्लस 225। अब ये 324 और 225, ये नहीं कि 324 का 18 होता है और 225 का 15 होता है, ये जुड़ रहे हैं मेरे लाल। जुड़ रहे का मतलब ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लो ताकि हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकें पूरा। ठीक, छोटा ही सा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 100। ठीक, 324 और 225 को जोड़ दो, 5 4 9, 9 हो गए। तो यहाँ पे लिखा मैंने 9। फिर उसके बाद देखिए 2 और 2 4 हो गए, 4 लिखा और 3 2 5 हो गया, 549 और ये हो गया अंडर रूट। अब 549 के आपको करने होंगे फैक्टर। तो 3 से इसको काट के देख लीजिए, है ना। 3 से कीजिए, 3 से करेंगे तो 3 1 कम 3, 2 बचेगा, 3 8 24 और 3 3 9। फिर ये 3 से हो गया, 3 6 18 और 3 1 कम 3। इसका मतलब ये हो जाएगा 100 और अंदर हो जाएगा इसके 3 गुणे 3 गुणे में 61। इसका जोड़ा बन गया तो 3 आ जाएगा बाहर,
और ये 61, तो ये हो जाएगा 300√61, ये क्या हो जाएगा किलोमीटर। तो दोनों जहाज़ों के जो बीच की दूरी थी वो इतनी आ चुकी है। उम्मीद है 11 नंबर क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान था, अच्छे से समझोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 11 नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 12 की। और क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको स्क्रीन पर दिख ही गया होगा, है ना। कह रहा है कि दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 और 11 मीटर हैं। एक खंभा हो गया जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है और एक दूसरा खंभा हो गया जिसकी ऊंचाई 11 मीटर है। ठीक, दो खंभे हो गए, मान लीजिए यहाँ पे ज़मीन पे हैं। ठीक, ये हो गया 11 मीटर। आगे देखेंगे फिर क्या कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं ये समतल भूमि पर खड़े हैं, मतलब प्लेन सरफेस पे खड़े हैं। फिर क्या कह रहे हैं, यदि इनके 5 बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो 12 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 12 मीटर है, इसीलिए मैंने ज्वाइन भी कर दिया था। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या होगी, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी। लो, अब तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं लग सकती, तो आप कैसे वो वाली दूरी को आप फाइंड करोगे। ये आपके लिए बड़ा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें और कुछ भी नहीं दिया है, ये वाली हमारी दूरी दी है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अगर हम एक काम करें, इन दोनों को ज्वाइन कर दें, ऐसे इन्हें जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। ये 12 है तो ये भी 12 मीटर ही होगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 11 मीटर था, तो यहाँ से यहाँ तक बचेगा 11 में से 5 को घटाने 11 में से 6 को घटाने के बाद, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 11 था, तो यहाँ से यहाँ तक 6 ही तो है। ठीक, तो अब इन 6, अगर यहाँ से यहाँ तक 6 है तो ऊपर वाला कितने मीटर बचेगा, यहाँ से यहाँ 11 में से 6 घटा देंगे तो ये 5 मीटर बचेगा। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका मतलब ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। समझ में आई बात। अब इसे बस कैलकुलेट करके अच्छे से लिखना है। यहाँ पे D हो गया और यहाँ पे E हो गया। ठीक, हम लोग लिखेंगे, बहुत ध्यान से समझो मेरी बात को। सबसे पहले लिखेंगे कि इसमें क्या दिया है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इन दोनों खंभों की ऊंचाई दी है, मत लिखो, सीधे सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि AC कैसे निकाला मैंने। AC को निकालने के लिए मैंने AE में से क्या माइनस किया, CE को माइनस किया। ठीक, और AE कितना था, 11 था, और AC कितना था, 6 था, घटा के 5 मीटर हो गया। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लिखेंगे कि AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस किसका, AC का होल स्क्वायर। BC कितनी है, 12 है, AC कितनी है, 5 है, और AB कितनी है नहीं पता, वही तो निकालनी है। तो ये हो गया 1 4 4, ये हो गया 25 और ये AB का होल स्क्वायर। ठीक, अब AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 में 25 को जोड़ दीजिए, 1 6 9, अंडर रूट लगा दीजिए क्योंकि वो उधर जाएगा, तो AB बराबर आ जाएगा 13 मीटर। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, अतः दोनों खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभों के सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये 13 मीटर कैसे आई। उम्मीद है कैलकुलेशन भी आपको समझ में आया होगा। इतना ये जो वीडियो आप देख रहे हो थोड़ा सा बड़ा हुआ, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन आपको आज इस क्लास में बताए गए। टोटल 6 क्वेश्चन मैंने आज इस क्लास में आपको बताए हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे, एक वीडियो शायद इस पे और बनाना पड़ेगा और फिर ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, रचना पढ़ेंगे। तो अभी हमें इस वीडियो को ख़त्म करना होगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। एक नया वीडियो आपके लिए आएगा और उस वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके पूरे 6 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। अभी तक बीच में एक बार भी मैंने ये नहीं कहा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, ये कीजिए।
आपकी मर्जी, कुछ भी कीजिए। यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो आपको अच्छा लगा ही होगा, तभी आप आए हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए।